हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो क्लास 11 का एक नया टॉपिक लेकर आज मैं फिर से आ चुका हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हीट या थर्मल फेनोमेना। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और थर्मोडायनामिक्स जानने के लिए पहले हम लोग इस चैप्टर को सीखेंगे अच्छे से, फिर हम लोग थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनामिक्स से आप लोग को मेन सीखना पड़ेगा नया चीज़, ये सब तो पुराना चीज़ मैं रिवाइज करवा दूंगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आप सभी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आप खुद बहुत इंटेलिजेंट है। मैं सिर्फ आप लोग को बोल दूंगा क्या क्या चीज़ है इधर, आप इजीली इसको ग्रैस्प कर लेंगे। कुछ भी मतलब इधर नहीं है, तो आपका बाएं हाथ का खेल है। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। मैं जानता हूँ मेरे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस चैप्टर को इजीली जानते हैं। सिर्फ मैं थोड़ा आप लोग को याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि बचपन में आप लोग ये सब पढ़ के आए हैं। मैं सिर्फ आप लोग को थोड़ा याद दिला दे रहा हूँ, अच्छे से याद ले लीजिए। फिर हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे। थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सब करेंगे, उसके पहले थोड़ा ये कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज हीट? बोलेंगे सर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज हीट? क्लास 7-8 में पढ़ते हैं क्या हम लोग तो क्लास 11 में पढ़ते हैं। क्लास 11 में पढ़ते हैं, आप पूछ रहे हैं व्हाट इज हीट? आप पूछ रहे हैं तो बोलिए, आप लोगों को तो पता है तो बोलिए व्हाट इज हीट। व्हाट इज हीट? आंसर आ गया दिमाग में। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले यही बोलना पड़ेगा, क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद व्हाट इज टेम्परेचर? क्वेश्चन में अगर पूछे टेम्परेचर क्या है तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज टेम्परेचर? हीट और टेम्परेचर का सेम है? बोलेगा सर सर आप गलत क्लास पढ़ा रहे हैं, हम लोग 11 में पढ़ते हैं, ये सब बच्चे नहीं, आप यस पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चे नहीं तो बोले टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कौन देगा? टेम्परेचर। तो हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट फ्लो करेगा कहां से कहां? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो करेगा। और टेम्परेचर के ऊपर ही क्या डिपेंड करता है? एक बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कहां से कहां हीट फ्लो करेगा। सो हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर इज द कॉज, हीट इज द इफेक्ट। समझे? कॉज क्या है? टेम्परेचर, हीट फ्लो करने का, और इफेक्ट क्या है? हीट। ऐसा करके याद रखिएगा। और हीट का यूनिट क्या है? हीट का यूनिट इज, एसआई यूनिट इज जूल एंड सीजीएस यूनिट इज कैलोरी। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। ये आप लोगों को पता है। टेम्परेचर का 3 यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बीच में रिलेशन आप सभी लोगों को पता है, मुझे बोलने का जरूरत नहीं, आप सभी लोगों को पता है। C/5 इक्वल्स टू F-32/9। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यू ऑल नो दैट। तो यहाँ पर आप लोग नया क्या सीखेंगे? ये जब मैं केल्विन बोल रहा हूँ इसको आप लोग सीखेंगे। तो यहाँ से आज मैं क्लास शुरू करूंगा। ये केल्विन स्केल कहाँ से आया, इसके लिए हमें चार्ल्स लॉ जानना पड़ेगा। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? और ये केल्विन का बात क्या है? हम ये दोनों से तो कर सकते थे, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? उन सब चीज़ों को हम लोग इधर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, व्हाट इज केल्विन स्केल, और इसके लिए हमें थोड़ा चार्ल्स लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। सो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है चार्ल्स। तो उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन दिया। उन्होंने कहा कि वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि अगर वैसे लीनियर हमेशा नहीं होता है, मतलब लीनियर ही होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हम लोग स्मॉल t इन डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग नहीं लिख पाएंगे। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो लॉ लिखा, उस लॉ को हम लोग स्टडी करेंगे। उसी को स्टडी करते करते धीरे हम लोग केल्विन स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये लॉ। सो सबसे पहले चार्ल्स लॉ को समझते हैं। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ किसको और किसको लेकर डील करता है? वॉल्यूम और क्या है? टेम्परेचर। ठीक है। सो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड mass of gas increases or decreases by 1/273 part of its volume
at 0 डिग्री सेल्सियस, for 1 डिग्री सेल्सियस rise or fall in temperature, rise or fall in temperature। इसका मतलब क्या है? तो जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा तो एक गैस का जो वॉल्यूम है वो कमेगा बढ़ेगा, किसके रिलेटेड? उसका जो 0 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम है उसके क्या 1/273 पार्ट, वो वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है 1/273। मतलब क्या बोल रहा हूँ देखिए, अगर मेरा एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर वॉल्यूम है V0, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम, इस लॉ को समझिए, लॉ का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम है V0, तो अगर T डिग्री सेल्सियस में एट एनी T डिग्री मतलब बढ़ गया तब वॉल्यूम है VT। तो क्या बोला है, ये जो वॉल्यूम होगा ये कैसे रिलेटेड होगा, दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, तो 0 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम रहेगा प्लस V0 इंटू 1/273 इंटू राइज ऑफ टेम्परेचर, ये वाला है चार्ल्स लॉ। इसको अच्छा से हम लोग लिख सकते हैं, V0 को अगर कॉमन लेंगे 1 प्लस T/273, दिस इज द चार्ल्स लॉ। और यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट रहता है, मास एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो लॉ क्या कहता है कि फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर फॉल करेगा तब फॉर्मूला आ जाएगा VT इक्वल्स टू V0 1 माइनस T/273, 1 माइनस T/273। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा लास्ट में देख लेता हूँ, 1 माइनस T/273, हाँ कैमरा में आ रहा है। तो देखिए, तो यही था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में बोला है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कौन सा फॉर्म में बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम रहेगा उसका 1/273 पार्ट से बढ़ेगा, तो दिस इज फॉर राइज, जब घटेगा तो 1/-273 रहेगा। तो इसको अगर हम लोग इस चार्ल्स लॉ को हम लोग प्लॉट करते हैं, लॉ समझ गए, लॉ क्या है, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 पार्ट, ये है चार्ल्स लॉ। अभी अगर इस चार्ल्स लॉ का ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं, अगर चार्ल्स लॉ का ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, इस तरफ है मेरा वॉल्यूम, इस तरफ है टेम्परेचर, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए हमें क्या पता है चार्ल्स लॉ में, VT इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273। जब T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस था तब अगर यहाँ पर 0 बिठाते तो VT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ऑरिजिन, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जब टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम 0 नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा टाइप का ग्राफ हो रहा है। जब टेम्परेचर 0 है तो मेरा सर्टेन एक वॉल्यूम रह रहा है जिसको हम लोग V0 बोल रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ से हमें ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम हमारे 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम 0 नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। सबको लगता था कि 0 डिग्री सेल्सियस में तो वॉल्यूम 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तब इसी फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं तो कब 0 होगा, वॉल्यूम 0 कब होगा, जब यहाँ पर 1 - 1 0 होगा। तो एट T इक्वल्स टू अगर -273 डिग्री सेल्सियस हम लोग पकड़े तब देखिए क्या होगा, और ये वाला टेम्परेचर हम लोग ले तब देखिए उस फॉर्मूला में अगर बिठाते हैं कितना टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पर बिठाते हैं तो VT क्या हो जाएगा, V0 1 - 273/273, दैट इज V0 1 - 1 दैट इज 0। तो -273 डिग्री सेल्सियस में मेरा वॉल्यूम कितना हो गया, 0। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर लेके आऊँ, ये पॉइंट कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मेरा वॉल्यूम हो रहा है कितना, 0। तो ये टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट 0। इस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट 0। तो एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या है, इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट 0। एक चीज समझिए, लेकिन आपका मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये वाला टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग कभी भी रीच नहीं कर पाएंगे। ये एक हाइपोथेटिकल केस है, लेकिन हमें अगर फाइंड करना चाहे कि किसी भी गैस का कितना टेम्परेचर में वॉल्यूम 0 होता है तो आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से हम लोग एब्सोल्यूट 0 को अगर डिफाइन करें, एब्सोल्यूट 0 को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो
एब्सोल्यूट जीरो को कैसे डिफाइन करेंगे? द टेम्परेचर at which theoretically the volume of all gases become zero is called क्या? is called absolute zero. Theoretically the volume of all gases become zero is called absolute zero. और इस टेम्परेचर को बोलते हैं कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। और जो थर्मोमीटर या जो स्केल इस टेम्परेचर को बेस लेके बनाया जाता है उस स्केल का ही नाम है केल्विन स्केल। तो समझिए, तो केल्विन स्केल का कहाँ से जन्म हुआ? केल्विन स्केल कहाँ से आया? जब मेरा वॉल्यूम गैस का जीरो हो रहा है तो उस टेम्परेचर को बेस करके जो स्केल बनाया गया उस स्केल को बोलते हैं केल्विन स्केल। तो इसका मतलब ही है जीरो केल्विन इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो यहीं से केल्विन स्केल का जन्म होता है। तो केल्विन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में हम लोग जनरली नहीं बोलते कि कहाँ से शुरू हो रहा है? 273 केल्विन से शुरू हो रहा है। तो ये है केल्विन स्केल का। तो हम लोग सेल्सियस से केल्विन से ऑलरेडी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर एग्जांपल अगर आप लोगों को दूँ 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना केल्विन, तो क्या करेंगे? 27 + 273 दैट इज 300 केल्विन। अगर आपके पास क्वेश्चन आए उसका उल्टा 300 केल्विन इक्वल्स टू कितना डिग्री सेल्सियस, तो 300 - 273 कर दीजिएगा तो क्या आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे माइनस प्लस करके हम लोग केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन कर सकते हैं। तो मेन लॉजिक है ये वाला। केल्विन कहाँ से आया? यहाँ से। जो स्केल केल्विन मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पर जीरो है उसको बेस लेकर बनाया जाता है उस स्केल को ही बोला जाता है क्या? केल्विन स्केल। समझे? और उस टेम्परेचर को बोला जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो कौन सा होगा? एब्सोल्यूट जीरो क्या 273 केल्विन होगा? क्वेश्चन में आंसर है नहीं। एब्सोल्यूट जीरो होगा -273 डिग्री सेल्सियस या और 0 केल्विन। 0 केल्विन को बोला जाता है -273 सेल्सियस और उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। 273 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो नहीं बोला जाता है, इस टेम्परेचर है 0 केल्विन का। अभी इसको रिलेट करते हैं ऐसे। केल्विन स्केल का जन्म कहाँ से पता चल गया? वेरी गुड। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग ये जो टेम्परेचर तो हम लोग समझ गए, अभी टेम्परेचर के वजह से कैसे चीज़ें एक्सपांड होता है उन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए वो हम देख लेते हैं। तो अभी हम लोग थर्मल एक्सपांसन पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपांसन किसका पढ़ेंगे? सॉलिड, लिक्विड, इन सब का थर्मल एक्सपांसन पढ़ेंगे। गैस का थोड़ा बाद में पढ़ेंगे थर्मल एक्सपांसन, पहले सॉलिड और लिक्विड का पढ़ते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थर्मल एक्सपांसन ऑफ सॉलिड। थर्मल एक्सपांसन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। तो एक सॉलिड का क्या रहता है? लेंथ रहता है, एरिया रहता है, वॉल्यूम रहता है, तीनों चीज रहता है। तो सॉलिड कितना तरह से एक्सपांड कर सकते हैं? 3 तरह से। क्या? लीनियर एक्सपांसन, सरफेस एरिया एक्सपांसन एंड वॉल्यूम एक्सपांसन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीनियर एक्सपांसन। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर एक्सपांसन के बारे में एक सॉलिड का। तो लीनियर एक्सपांसन क्या चीज है? पकड़िए, एक सॉलिड का इनिशियल लेंथ एट टेम्परेचर T1 लेंथ है L1, T1 डिग्री सेल्सियस। कुछ देर बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तब जब T1 से टेम्परेचर कितना हो गया? T2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब लेंथ मेरा चेंज होकर L2 हो गया। तो दोनों कैसे एक्सपांड करेगा उसका फॉर्मूला इज गिवन बाय L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ऐसे रहता है। एक्चुअली कैसे होता है इसको हम लोग तो ऐसे बोल दे रहे हैं। एक्चुअली कैसे हमारा राइज इन टेम्परेचर होता है इसको अगर अच्छे से स्टडी करें तो हमारा जो टेम्परेचर जो मतलब लेंथ के साथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इंक्रीज इन कहाँ से आ रहा है मैं अगर बोलूँ, इंक्रीज इन लेंथ कितना हो रहा है? L2 माइनस L1 इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बोलिए तो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है हमारा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी ये है प्रोपोर्शनलिटी साइन।
प्रोपोर्शनलिटी साइन। अभी एक चीज, ये जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है ये कैसे हो रहा है? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ जो है ये, क्योंकि हमारा पर यूनिट लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है वो हमारा टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को सब मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट को ही हम लोग इधर बोलेंगे अल्फा। बोल दोनों सेम तरह से लगता है, तो L2 माइनस L1 बाई L1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू T2 माइनस T1, या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा टी, जहाँ पर टी क्या है T2 माइनस T1। बोलेंगे सर ये वाला प्रोपोर्शनलिटी साइन अल्फा साइन एक तरह लग रहा है, तो इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अल्फा साइन जो है वो तो साइन ऐसे रहेगा, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ। L2 माइनस L1 बाई L1, और जहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ सॉलिड्स, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ सॉलिड्स। तो इसको अगर और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 इक्वल्स टू L1 इंटू अल्फा टी, या L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा टी, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। या मैं और भी लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू L2 माइनस L1 बाई L1 इंटू टी, तो अल्फा को भी मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, L2 माइनस L1। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला आ रहा है। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन को डिफाइन करना चाहूँ तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ सॉलिड को मैं कैसे डिफाइन करूंगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ सॉलिड कैसे डिफाइन होगा, ये क्या है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ये तो L1 है, पर डिग्री राइज इन पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर expansion of solids is defined as the increase in length per unit length per degree rise in per degree rise in temperature. So coefficient of linear expansion of solid is defined as the increase in length per unit length per degree rise in temperature. ऐसे हम लोग डिफाइन करें, क्योंकि देखिए इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और हम लोग इससे इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, इसे यूनिट क्या लिख सकते हैं, सो यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगा, देखिए लेंथ का यूनिट बाय लेंथ का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, क्या पड़ा रहेगा सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट, तो क्या रहेगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या हम लोग क्या कह सकते हैं और केल्विन इनवर्स, कुछ भी एक यूनिट हो सकता है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। और इस अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा, टेम्परेचर का सिर्फ डायमेंशन आएगा, दैट इज T टू द पावर -1। दिस इज द लीनियर एक्सपांसन, हम लोग समझे सॉलिड का। ये था पूरा लीनियर एक्सपांसन का कहानी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सरफेस एरिया एक्सपांसन। समझ गए लीनियर एक्सपांसन, क्लियर, इजी चीज है ना, ये तो बचपन में पढ़ के आ चुका है, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फिर करेंगे सरफेस एरिया एक्सपांसन। चलिए जल्दी जल्दी से ये भी नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 2, सरफेस एरिया एक्सपांसन। सरफेस एरिया एक्सपांसन, तो इसको भी हम लोग सिमिलर टाइप से डिराइव कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस में मेरा सरफेस एरिया है S1 और T2 डिग्री सेल्सियस में मेरा सरफेस एरिया है S2, तो हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है। तो इस T2 माइनस T1 को हम लोग क्या लिखेंगे, T इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1 बाई S1, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक हम लोग कांस्टेंट बिठाएंगे, उस कांस्टेंट को हम लोग इधर बोलेंगे बीटा, बीटा इंटू क्या T, क्योंकि T2 माइनस T1 को हम लोग T बोलते हैं, और बीटा क्या है, अल्फा जैसे था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एरिया एक्सपांसन, बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एरिया एक्सपांसन। और यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, S1 इंटू 1 प्लस बीटा T, या
एक बीटा इक्वल्स टू मिलेगा S2 माइनस S1 बाई S1 इंटू टी, ये चीज़ें हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बीटा को डिफाइन करना चाहे, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एरिया को डिफाइन करना चाहे, क्या बोलेंगे? बीटा इज द, क्या बोलेंगे? बोलिए डिफिनेशन क्या होगा? बीटा इज द इंक्रीज या कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एरिया एक्सपांशन किसका? ऑफ सॉलिड्स। कोएफिशिएंट ऑफ, बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एरिया एक्सपांशन ऑफ सॉलिड इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। बोलेंगे सर क्या बोले जा रहे हैं, कविता के जैसा। फिजिक्स तो वही है ना, मजे लेके पढ़ो, जब मजे लेके पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा ना, बिना मजे का क्या मजा आएगा। तो बीटा इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, समझे? और इसका यूनिट क्या है? बीटा का यूनिट क्या है? तो सेम उसका जो था डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, और बीटा का डायमेंशन क्या है? बीटा का डायमेंशन है (10⁻⁻1). तो देखिए ना, एस पार्ट तो कट जा रहा है, वही रह रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है? ये था सरफेस एरिया एक्सपांशन। इसके बाद क्या? इसके बाद होगा वॉल्यूम एक्सपांशन। सेम चीज वॉल्यूम एक्सपांशन करेंगे अभी। सो ये था सरफेस एरिया। नंबर थ्री इज द वॉल्यूम एक्सपांशन। तो इधर भी सिमिलर, T1 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कितना है? V1। T2 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कितना है? V2, ठीक है? तो सिमिलरली V2 माइनस V1 बाई V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, और हमें पता है T इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट बिठाएंगे। आप सभी लोग को पता है प्रोपोर्शनलिटी हटाओ और कांस्टेंट बिठाओ। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? गामा, अल्फा बीटा गामा। सर आप तो पूरा एकदम ये कर कविता, अल्फा बीटा गामा, उसके बाद और कुछ दे दीजिए। उसके बाद और कुछ नहीं, 3 टाइप का एक्सपांशन होता है सॉलिड का। तो गामा इंटू टी, तो गामा इज व्हाट? गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस गामा टी, या मैं लिख सकता हूँ गामा इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू टी। इसको हम लोग किसी भी मोड से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो गामा को कैसे डिफाइन करेंगे? गामा इज द, बोलिए क्या है? गामा इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और गामा का यूनिट क्या होगा? गामा का यूनिट सिमिलरली वही डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, और गामा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? (10⁻⁻1). तो एक चीज देख पा रहे हैं, तीनों का डायमेंशन भी सेम है, तीनों का यूनिट सेम है। तो यहाँ पर मैं आप लोग एक क्वेश्चन करूंगा कि अल्फा बीटा गामा तीनों का यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, तो तीनों क्या सेम चीज है? आंसर येस और नो। अल्फा बीटा गामा सेम और अलग, तो आंसर इज नो, तीनों अलग है। तो वही हम लोग निकालेंगे अभी, अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन, और रिलेशन निकाल के आज क्लास हम लोग एंड करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा तीनों अलग अलग क्वांटिटीज है, तीनों क्या है वो हम लोग तो जान चुके हैं क्या है, अभी उनके बीच में रिलेशन क्या है वो हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। तो अभी हम लोग का काम है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। सुनने में कितना स्टाइलिश लग रहा है ना, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो चलिए निकाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो निकाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो सबसे पहले हम लोग
किसका किसका बीच में रिलेशन निकालेंगे, अल्फा और बीटा, फिर निकालेंगे अल्फा और गामा का बीच में। ठीक है, तो हमें पता है क्या, L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा टी, हमें ये पता है। ऑब्वियसली हम तो बुद्धिमान लड़के, हमें पता है। और हमें ये भी पता है S इक्वल्स टू S0 1 प्लस बीटा टी, हमें पता है। हमें यह भी पता है S इक्वल्स टू क्या होता है, L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर करने से तो हम एरिया निकलता है ना, लेंथ इंटू लेंथ मतलब एरिया। सो देखिए लेंथ का फॉर्मूला क्या निकला, ये वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ L0 1 प्लस अल्फा टी, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। बोलेंगे सर आप तो कुछ देर पहले ये बोले थे L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा टी, ये वाला बोला था, आप यहाँ पर L0 लिख रहे हैं। बात सेम है, अगर इसको भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा देखने में मजा आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा चेंज करके करा रहा हूँ। हमेशा L2 की लिखूंगा, अभी L0 लिखते हैं, मजा आएगा, मजे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप उससे भी करेंगे सेम रिजल्ट ही आएगा। तो L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर, तो L0 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अभी देखिए मजे का क्या बात है, मजे का बात यह है कि अल्फा इज अ स्मॉल क्वांटिटी, अल्फा इज स्मॉल, तो अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना, तो नियरली इक्वल टू 0 के पास हो जाएगा। तो ये जो पैरामीटर है ये नियरली इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अल्फा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हमारा जो सॉलिड एक्सपांड होता है, थोड़ा हीट देने से, सोचिए ये मेरा एक लोहे का पाइप है, ये लोहा नहीं है, छोटा सोचिए, अगर हीट देता हूँ तो कितना एक्सपांड, थोड़ा एक्सपांड होगा, एक चमके यहाँ से कि इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा खंबा तो नहीं हो जाएगा ना, तो थोड़ा एक्सपांड होगा। तो इसी से समझ पा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा वेरी स्मॉल होता है। तो अल्फा स्क्वायर जब आ जाएगा तो और भी स्मॉल हो जाएगा, तो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो L0 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा टी, ये वाला हमारा आएगा, तो एस ये वाला आया। इक्वेशन 1 2, यह है इक्वेशन 3। और हमें 2 और 3 से क्या लिख पाएंगे, इक्वेशन 2 और 3 से एक साथ क्या लिख पाएंगे, 2 से देखिए ये वाला है और यहाँ से ये वाला है, तो दोनों सेम है, तो हम लोग एक चीज़ लिख पाएंगे S0 इंटू 1 प्लस बीटा टी इक्वल्स टू L0 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा टी, ये वाला लिख पाएंगे। और हमें क्या पता है, अगर S इक्वल्स टू L स्क्वायर होता है तो S0 इक्वल्स टू क्या होगा, L0 स्क्वायर होगा। तो बोथ साइड ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा 1 प्लस बीटा टी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा टी, 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहाँ से 2 अल्फा इक्वल्स टू बीटा, या यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2। सो इस इक्वेशन को मैं इधर लिख के रखता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू क्या निकला, बीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 4 ये वाला हमारे पास आया है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन क्या आया। तो यहाँ से देख पा रहे अल्फा और बीटा सेम नहीं है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 सेम नहीं है। अभी अल्फा और गामा के बीच में क्या रिलेशन आता है वो थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं। अल्फा और गामा के बीच में क्या रिलेशन आता है देख लेता है। सो अभी हमें पता है V इक्वल्स टू एल क्यूब, हमें पता वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा टी होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा 1a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, ये a है b है 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हमें पता है अल्फा इज स्मॉल, तो ये वाला भी नियरली इक्वल्स टू 0, ये वाला भी नियरली इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा L0 क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो हमें क्या पता है, हमें और एक रिलेशन पता है V इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा टी, हमें ये पता है। तो दोनों बीच में 5 और 6 इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करें, 5 और 6 इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, V0 इंटू 1 प्लस गामा टी इक्वल्स टू L0 क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा टी। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, जल्दी बोलिए। ऑब्वियसली समझेंगे, आप लोग बुद्धिमान बच्चे हैं, नहीं समझेंगे हो सकता आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, सब समझेंगे आप लोग। 3 अल्फा टी, और हमें क्या पता है V0 इक्वल्स टू L0 क्यूब, तो दो साइड वाला कट जाएगा, तो 1 प्लस गामा टी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा टी, यहाँ से क्या आएगा 3 अल्फा इक्वल्स टू गामा, या यहाँ से हम बोल पाएंगे अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई 3, इक्वेशन नंबर 7। सो रिलेशन आ चुका है, अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई 3, उधर अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 आया था। तो हम लोग कॉम्बाइन करके क्या लिख सकते हैं,
4 और 7 कॉम्बाइन कर क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3. दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. तीनों सॉलिड का एक्सपांसन के बीच में रिलेशन है ये वाला, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3. गॉट इट? ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू. सो आज का लेक्चर कंप्लीट. नेक्स्ट दिन हम लोग लिक्विड का एक्सपांसन पढ़ेंगे, फिर गैस का एक्सपांसन पढ़ेंगे, फिर उससे हमारा कॉन्डक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, ये सब पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में. तो इसी के साथ आज का क्लास ये पर एंड करते हैं. कुछ भी डाउट होता है यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट इन द कमेंट्स और डायरेक्टली टू माई ईमेल और माई इंस्टाग्राम. तो इसी के साथ आज का क्लास ये पर एंड करते हैं. सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू.